नमस्कार साथियों, दिलीवर लॉ में आपका हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचारों का निवारण अधिनियम 1989 में 18 धाराएं पढ़ ली हैं। कल हमने धारा 15A को देखा था, जो पीड़ित और साक्षी दोनों के अधिकारों के बारे में बात करती थी। 16, 17, 18 हम एडवांस में पढ़ चुके थे उससे पहले की क्लास में। तो आज धारा 18A से शुरू करते हैं। धारा 18A बात करती है किसी जांच या अनुमोदन का आवश्यक ना होना। ठीक है, ये का की जगह या कर लेना, कोई जांच या अनुमोदन का आवश्यक नहीं होना। तो इस अधिनियम के अधीन, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, जहां भी इस अधिनियम के प्रोविजन से उनके लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध आप एफआईआर रजिस्टर कर रहे हो तो उसके लिए कोई भी प्रारंभिक इंक्वायरी की आवश्यकता नहीं है, प्रारंभिक जांच करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के नाम पर आप एफआईआर दर्ज करने से रोक नहीं सकते। ये क्या प्रोविजन लागू करता है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी एफटीएससी एक्ट के अधीन किसी धारा का अपराध के लिए एफआईआर लेके आया, सूचना लेके आया, आप उसके सूचना का रजिस्ट्रीकरण इस कारण से मना नहीं कर सकते कि आपने जो हमें इत्तला दी है, जो सूचना आपने दी है, उसकी हम प्रारंभिक जांच करेंगे। अगर ये सूचना सत्य पाएगी तो एफआईआर रजिस्टर करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। इस चीज से बचाने के लिए धारा 18A का प्रोविजन किया गया कि जैसे ही आपको एफटीएससी एक्ट के अधीन किसी अपराध के किए जाने की सूचना मिलती है, आप एफआईआर रजिस्टर करो। प्राथमिक जांच की आवश्यकता के नाम पर आप एफआईआर रजिस्टर करने से मना नहीं कर सकते। तो किसी भी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर का रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी। आप डायरेक्ट एफआईआर दर्ज कीजिए और आगे की कार्रवाई में बढ़िए। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के नाम पर आप मामले को रोक नहीं सकते। ठीक है, रजिस्टर करने से नहीं रोक सकते मामले को। बी पॉइंट कहता है किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी यदि आवश्यक हो से पूर्व अन्वेषण अधिकारी को किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। कि कोई भी अधिकारी, कोई भी व्यक्ति है जिसके खिलाफ एफटीएससी एक्ट का मामला दर्ज हुआ है, उसकी गिरफ्तारी के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को किसी भी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी कि किसी व्यक्ति से आपको उसके लिए परमिशन लेना है। ऐसा कोई भी प्रोविजन, अप्रूवल करने के लिए कोई भी किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पूरा अधिकार दिया गया है कि एफटीएससी एक्ट के अधीन जिसके भी खिलाफ मामला दर्ज हो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हो, किसी भी अप्रूवल की आपको आवश्यकता नहीं है। ये दोनों प्रोविजन किस पर लागू होंगे? जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध किए जाने का अभियोग लाया गया है और उस दशा में इस अधिनियम या संहिता में उपबंधित प्रक्रिया से भिन्न कोई प्रक्रिया लागू नहीं होगी। ये दो प्रोविजन तो जैसा बता दिए इस एक्ट के लागू करने, बाकी जो अधिनियम में लिखा हुआ है, जो संहिता मतलब सीआरपीसी में लिखा हुआ है, वो प्रोविजन ही लागू होंगे, अन्यथा उनसे भिन्न कोई प्रक्रिया लागू नहीं होगी। ये दो प्रक्रिया क और ख पॉइंट वाली वो एज इट इज लागू करनी है कि किसी प्रकार की प्रारंभिक जांच के नाम पे एफआईआर का रजिस्ट्रेशन नहीं रोकोगे, गिरफ्तारी के लिए किसी का भी अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। ये जांच और अनुमोदन का आवश्यक नहीं होना इसलिए बनाया गया कि एफटीएससी एक्ट के अधीन मामलों की गंभीरता को से उसको एफआईआर रजिस्टर की जाए और तत्काल अपराधी को गिरफ्तार किया जाए, जिससे एफटीएससी एक्ट के अधीन पीड़ित व्यक्ति को रिलीफ मिल सके। सेकंड पॉइंट बात करता है, इसको खास मत देना कि जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध की किया जाने का अभियोग है। तो जिस व्यक्ति के विरुद्ध प्रोसिक्यूशन है उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हो, एफआईआर उसके अगेंस्ट रजिस्टर करनी पड़ेगी। थोड़ा सा बात इससे रिलेवेंट नहीं हो पा रही, इसलिए आपको थोड़ा ये बात अजीब लगेगी, बाकी इसको कोई खास महत्व देने की जरूरत नहीं है। क्या और क्या दोनों पॉइंट को आप अच्छे से देख लेना। बाकी सभी इस अधिनियम और संहिता में जो प्रक्रिया प्रोसेस बता रखा है उसको एज इट इज वही प्रक्रिया लागू होगी, उससे भिन्न कोई प्रक्रिया लागू नहीं होगी। किसी न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश या निर्देश में होते हुए भी संहिता की धारा 438 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन किसी मामले को लागू नहीं होंगे। ऐसा हमने धारा 18 में भी पढ़ा था कि संहिता की 438 यहाँ पर लागू नहीं होगी। सेम सेकंड में भी यही बात लागू करता है कि कोई भी निर्णय, आदेश या निर्देश के होते हुए भी
जो सीआरपीसी की धारा 438 से अग्रिम जमानत की बात करती है, वो किसी भी मामले को लागू नहीं होगी इस एक्ट के अधीन। तो अग्रिम जमानत के प्रोविजन एफटीएससी एक्ट के अधीन मामलों को लागू नहीं होते। सॉरी, अग्रिम जमानत। धारा 18 क्लियर। धारा 19 देखते हैं। इस अधिनियम के अधीन अपराध के दोषी व्यक्तियों को संहिता की धारा 360 किसकी बात करती है? प्रोबेशन, परिवीक्षा की और सम्यक वर्तना के पश्चात छोड़ने की शक्ति की बात करती है। तो सीआरपीसी की धारा 360 प्रोबेशन और सम्यक वर्तना पर छोड़ने की बात करती है, तो वो प्रोविजन लागू नहीं होंगे। या पीओ एक्ट के उपबंध जो परिवीक्षा और वर्षना से संबंधित रिलीफ प्रदान करते हैं वो लागू नहीं होंगे। किनको लागू नहीं होंगे? 18 वर्ष से अधिक की उम्र के व्यक्तियों को। पढ़ लेते हैं। तो संहिता की धारा 360, संहिता का मतलब सीआरपीसी की धारा 360 जो प्रोबेशन के संबंध में प्रोविजन करती है, उसके उपबंध या फिर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, प्रोबेशन ऑफ अफेंडर्स एक्ट 1950 एक्ट के उपबंध 18 वर्ष से अधिक आयु, तो 18 से कम को तो लागू होंगे। 18 से कम उम्र के व्यक्ति के द्वारा अगर एफटीएससी एक्ट के अपराध किए जाते हैं तो उसको प्रोबेशन का और वर्षना का लाभ दिया जाएगा, कम आयु के व्यक्ति पर लागू। ठीक है। तो 18 से अधिक ऐसे उम्र के संबंध में लागू नहीं होंगे जो इस अधिनियम के अधीन अपराध करने का दोषी पाया जाता है। कि किसी को एफटीएससी एक्ट के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी करार दे दिया गया और वो 18 वर्ष से अधिक आयु का है, तो उसको प्रोबेशन का फायदा नहीं मिलेगा। सीआरपीसी की धारा 360 भी प्रोबेशन की बात करती है, या पीओ एक्ट, तो दोनों के अधीन प्रोबेशन और सम्यक वर्षना पर छोड़ने से संबंधित प्रोविजन उस पर लागू नहीं होंगे। पर 18 वर्ष से कम उम्र का है तो उसको पीओ एक्ट के अधीन फायदा मिल सकता है, या सीआरपीसी की धारा 360 के अंतर्गत फायदा मिल सकता है। तो धारा 19 बात करती है कि सीआरपीसी की धारा 360 और पीओ एक्ट इस अध्याय के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे, पर 18 वर्ष से कम उम्र वालों को लागू होंगे, ऐसा धारा 19 में उपबंध किया गया है। अधिनियम का अन्य विधियों के अध्यारोही होना। ओवरराइडिंग इफेक्ट की बात करता है कि इस अधिनियम में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि, किसी रूढ़ि, किसी प्रथा या अन्य विधि के आधार पर प्रभाव डालने वाली किसी लिखित से असंगत होते हुए भी प्रभावी होंगे। तो ये अधिनियम के जो भी प्रोविजन है जो लिखे हुए, वो किसी भी उस समय कोई भी विधि प्रवृत्त हो, कोई भी कस्टम चल रहा हो, कोई भी प्रथा चल रही हो, कोई भी अन्य विधि में किसी भी लिखित में लिखा गया हो, कोई भी परंपरा चली आ रही हो, उसमें किसी बात के होते हुए भी, उसमें कोई बात लिखी है वो जो इस अधिनियम से असंगत है, उसके होते हुए भी यह अधिनियम सभी चीजों पर ओवरराइडिंग इफेक्ट रखेगा। उन सब चीजों को इस अधिनियम के सामने गौण कर दिया जाएगा, यह अधिनियम लागू होगा। तो इस अधिनियम से असंगत बात किसी भी विधि में लिखी हो, किसी भी रूढ़ि प्रथा के अंतर्गत हो, पर यह अधिनियम ही प्रभावी होगा, यह इस अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा बाकी सभी एक्ट्स पर। 18, 1, 19, 20 समझ में आ गई क्या? क्लियर? इंग्लिश देख लेते हैं इसका। 18A, नो इंक्वायरी और अप्रूवल रिक्वायर फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। Preliminary inquiry shall not be required for registration of FIR against any person। किस व्यक्ति के विरुद्ध FIR रजिस्टर्ड करते हो तो उसके लिए प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। बिना प्रीलिमिनरी इंक्वायरी किए ही आप FIR रजिस्टर करोगे, ऐसा ए प्रोविजन कहता है इस एक्ट के पर्पज के लिए। तो एफटीएससी एक्ट के सभी मामले बिना प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के FIR रजिस्टर किया जाएगा। बी पॉइंट कहता है कि the investigation officer shall not require approval for the arrest if necessary of any person। कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए किसी प्रकार की अप्रूवल रिक्वायर नहीं होगी,
तो आवश्यकता की मना करता है कि कोई भी पर्सन है जिसके अगेंस्ट इस एक्ट के अधीन कोई मामला दर्ज हुआ है उसको गिरफ्तार करने के लिए किसी भी अधिकारी से अप्रूवल करने की आवश्यकता नहीं है, आप इंस्टेंट उस व्यक्ति को गिरफ्तार करो। बी, अगेंस्ट whom the accusation have of having committed an offense under this act, किनके खिलाफ, जिनके खिलाफ एक्यूकेशन चल रहा है इस एक्ट के अधीन कोई अपराध कमिट करने को लेकर, हैज बीन मेड एंड नो प्रोसीजर अदर देन डेट प्रोवाइड अंडर दिस एक्ट एंड कोड सेल अप्लाई, और इस एक्ट में दिया गया या संहिता में दिया गया प्रक्रिया उससे भिन्न कोई प्रक्रिया लागू नहीं होगी, अप्लाई नहीं होगी, ऐसा प्रोविजन करता है। सेकेंड धारा, उपधारा 18A की उपधारा 2 बात करती है कि द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 438 ऑफ कोड सेल नॉट अप्लाई ए केस अंडर दिस एक्ट नॉट विद स्टैंडिंग एनी जजमेंट एनी ऑर्डर एनी डायरेक्शन बाय एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट की किसी भी जजमेंट, ऑर्डर या डायरेक्शन में किसी बात के होते हुए भी सीआरपीसी की धारा 438 इस एक्ट के अधीन अपराधों पर लागू नहीं होगी, इस एक्ट के अधीन किसी भी कार्रवाई पर लागू नहीं होगी। तो अग्रिम जमानत के जो प्रोविजंस है वो एफटीएससी एक्ट पर लागू नहीं होंगे, ऐसा धारा 18 में भी प्रोविजन किया था। धारा 18A का सेकंड क्लॉज भी इस बारे में बात करता है। धारा 19 सेक्शन 307 ऑफ द कोड और द प्रोविजन ऑफ प्रोबेंडर ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट not to apply to person guilty of an offense under this act, तो सेक्शन 360 सीआरपीसी की और द प्रोविजन ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट नॉट टू अप्लाई टू पर्सन गिल्टी ऑफ द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अधीन जिस भी व्यक्ति को गिल्टी किया जाता है उसके संबंध में प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट और सीआरपीसी का सेक्शन 360 अप्लाई नहीं होंगे। पढ़ लेते हैं क्या कहता है। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 360 ऑफ द कोड एंड द प्रोविजन ऑफ द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 shall not apply to any person above the age of 18 year, 18 ईयर एज से ज्यादा वाले व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे, वो इज फाउंड गिल्टी ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। तो अंदर एफटीएससी एक्ट के अंदर जो भी ऑफेंस कमिट होते हैं उनके संबंध में जो भी व्यक्ति गिल्टी फाउंड किया जाता है उसके लिए अगर वो 18 वर्ष से अधिक उम्र का है तो उस पर सीआरपीसी की धारा 360 और प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 के प्रोविजंस लागू नहीं होंगे, शैल नॉट अप्लाई। ठीक है। एक्ट टू ओवरराइड अदर लॉ, ये एक्ट है जो एफटीएससी एक्ट है वो ओवरराइड करेगा अदर सभी लॉ पर। तो सेव द अदरवाइज प्रोवाइडेड दिस एक्ट, इस एक्ट में जो कुछ बता रखा है उसको बचाते हुए द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in other law for the time being in force and any custom and usage or any instrument having effect of virtue of any such act। तो किसी भी एक्ट में कोई भी इंस्ट्रूमेंट लिखा गया किसी एक्ट के अधीन जो प्रभाव रखने वाला इंस्ट्रूमेंट है उसमें किसी बात के होते हैं, कोई कस्टम यूजेज है या कोई अदर लॉ है जो समय इनफोर्स में है, उससे इनकंसिस्टेंट होते हुए भी इस एक्ट के प्रोविजन ओवरराइडिंग इफेक्ट रखेंगे, ऐसी धारा 20 उपबंध करती है, प्रोविजन करती है। धारा 21 देख लेते हैं। अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार की क्या क्या ड्यूटी होगी कि एफटीएससी एक्ट का क्रियान्वयन अच्छी तरह से हो, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी तरह से हो, इसके लिए गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी है ये बताएगा। तो वैसी ही ड्यूटी होगी आर्थिक सामाजिक पुनरुद्धार करना, लीगल सहायता उपलब्ध कराना, जागरूकता लाना, वैसे ही कुछ प्रोविजन होंगे जो हम सेक्शन 15A के अंतर्गत उनके राइट्स के रूप में पढ़ के आए थे। वहां पीड़ित और साथियों के अधिकार के रूप में वो बातें पढ़ी थी, या सरकार वही ड्यूटी सरकार की होगी कि वो सारे राइट्स और अधिकार जो उनके हैं वो प्रोवाइड कराए। तो कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, बातें एक ही निकल कर आएगी दोनों में। धारा 15A में जो राइट्स थे वो सरकार की ड्यूटी थी कि वो राइट्स उनको प्रोवाइड कराए, तो यहाँ सरकार की ड्यूटी में पढ़ लेंगे। तो एक्ट के प्रोविजन एग्जीक्यूशन करने के एक्ट के प्रोविजन का एग्जीक्यूशन इंश्योर करने के लिए सरकार की क्या ड्यूटी होगी ये हम पढ़ेंगे धारा 21 में। तो राज्य सरकार ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो केंद्र सरकार बनाए,
तो सेंट्रल गवर्नमेंट एफटीएससी एक्ट के प्रोविजंस के अनुसार जो रूल्स बनाएगी उनके अधीन रहते हुए राज्य सरकार की यह ड्यूटी है कि वह अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपाय कर सकेगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय होता है, स्टेट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, इसलिए राज्य सरकार की यह ड्यूटी है कि वो अधिनियम के प्रोविजन को क्रियान्वयन करने को एंश्योर करे। जो उपाय आवश्यक लगते हैं वो सारे उपायों को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है उनको लागू करेगी। क्या क्या हो सकते हैं, तो विशिष्ट और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित उपाय इसके अंतर्गत हो सकेंगे। सबसे पहला उपाय है ऐसे व्यक्तियों को जिन पर अत्याचार हुआ, एफटीएससी एक्ट के अंतर्गत जो एट्रोसिटी के शिकार रहे उनको न्याय प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त सुविधाओं की, जिसके अंतर्गत विधिक सहायता भी है व्यवस्था। तो राज्य सरकार एफटीएससी एक्ट के अधीन अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को न्याय समर्थ कराने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात कर रहा है लीगल सहायता भी होनी चाहिए, लीगल एड भी उसको प्रोवाइड करवाना है। और क्या दूसरा है, इस अधिनियम के अधीन अपराध का इन्वेस्टिगेशन विचारण के लिए साक्षी, जिसके अंतर्गत अपराध से पीड़ित व्यक्ति भी है उनको यात्रा और भरण पोषण के व्यय की व्यवस्था। तो इस अधिनियम के अधीन जो भी अफेंस है उनके इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के लिए विटनेस जिसके अंतर्गत अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति भी है उनको यात्रा और भरण पोषण की व्यवस्था करेगा। तो इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के दौरान सभी विटनेस जिसके अंदर विक्टिम भी शामिल है उनके लिए यात्रा और मेंटेनेंस दोनों में जो खर्च होगा एक्सपेंसेज उनकी व्यवस्था करेगा। अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आर्थिक और सामाजिक पुनरुद्धार की व्यवस्था करेगा कि उनका आर्थिक रूप से भी पुनरुद्धार किया जा सके और सामाजिक रूप से भी पुनः उद्धार किया जाए। पुनः उद्धार है कि पहले जिस अवस्था में थे वापस उस अवस्था में लाना, पुनरुद्धार करना होता है किसी व्यक्ति का जीवन को सुधारना। तो एफटीएससी का सामाजिक आर्थिक दोनों स्थिति में उनका पुनरुद्धार करने की व्यवस्था। पुनः प्लस उद्धार दोनों शब्दों के मेल से, दोनों शब्दों की संधि से पुनरुद्धार बना है। पुनः मतलब दोबारा, उद्धार मतलब उनका उत्थान करना, उत्कर्ष की ओर उनको ले जाना। उत्कर्ष मतलब ऊपर की तरफ, समझिए बात को। फोर्थ पॉइंट, क्योंकि कहीं बच्चे क्या है कि छोटे छोटे शब्दों को कमेंट में लिख के उनका अर्थ पूछते हैं, जबकि गूगल पे इनके अर्थ बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। आप थोड़ा सा जोर लगा के गूगल से पूछ लिया करिए, ताकि बेवजह का हमारी टीम का ऐसे शब्दों के लिए, हाँ कोई गूगल जवाब नहीं दे पा रहा, वहां सेटिस्फाई नहीं है तो आप बेफिक्र होके कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेवजह कुछ नॉर्मल शब्दों के अर्थ पूछते हो तो उसमें समय जाया होता है, आपका भी हमारा भी। इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए अभियोजन प्रारंभ करने, उसका पर्यवेक्षण करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति। क्या इस एक्ट के प्रोविजन है उनका प्रॉपर पालन किया जा रहा है, कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा। एग्जिट जो प्रोसिक्यूशन है वो कब स्टार्ट हुआ, उसका ऑब्जर्वेशन करने के संबंध में जो भी अधिकारी है उनकी नियुक्ति करेंगे कि ये अधिकारी एफटीएससी एक्ट के अधीन मामलों को ऑब्जर्वेशन करेंगे। फिफ्थ, ऐसे समुचित स्तरों पर राज्य सरकार ऐसे उपायों की रचना, ऐसे क्रियान्वयन के लिए उस सरकार की सहायता करने के लिए ठीक समझे समितियों की स्थापना करेगा। प्रत्येक स्तर पर राज्य सरकार समिति बना सकती है जहां राज्य सरकार को लगता है कि इस एक्ट के प्रोविजन का पालन करवाने के लिए, अच्छे से इस एक्ट के प्रोविजन का क्रियान्वयन करवाने के लिए सरकार को कोई कमेटी स्टेब्लिश करनी चाहिए, तो वो विभिन्न स्तर पर, राज्य स्तर पर अलग कमेटी, जिला स्तर पर अलग हो सकती है, ब्लॉक स्तर पर अलग हो सकती है, पंचायत स्तर पे या पुलिस थाने स्तर पे भी अलग व्यवस्था कर सकती है। ऐसी कोई भी कमिटीज बना देगी जो एफटीएससी के मामलों में सहायता करेगी उस, और एफटीएससी एक्ट के प्रोविजन का प्रभावी क्रियान्वयन कराएगी, बढ़िया से एग्जीक्यूशन करवाएगी। 6, इस अधिनियम के उपबंधों का बेहतर क्रियान्वयन के लिए उपायों का सुझाव देने की दृष्टि से इस अधिनियम के उपबंधों का कार्यकरण का समय समय पर सर्वेक्षण करने की व्यवस्था करना। तो इस अधिनियम के उपबंधों का बेहतर क्रियान्वयन के उपाय सुनिश्चित करने के लिए सुझाव देने की दृष्टि से समय समय पर सर्वेक्षण कराएगी, पक्ष रखेगी कि आप ईमेल के द्वारा, मैसेज के द्वारा या कोई भी सक्षम प्राधिकारी को इस अधिनियम में और क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए, वो सुझाव मांगने के हिसाब से एक व्यवस्था सरकार बनाएगी, ताकि समय समय पर एक सर्वे के द्वारा इसमें जो भी सुधार की व्यवस्था हो सकती है उसके लिए ओपिनियन जनता की ली जा सके, क्योंकि जो पीड़ित होता है वो सही राय दे सकता है। आज आप पेपर लीक के अपराधों की बात करो, चाहे आप आरक्षण व्यवस्था की बात करो, या आप शिक्षा के संबंध में फीस की बात करो, कि एक बहुत चर्चा में, शिक्षा में फीस की बात करता हूं, कि एक बहुत बड़ी चर्चा चलती है कि कोटा के अंदर आत्महत्या की दर बढ़ रही है।
मैं आपको रीजन बताता हूँ कोटा में आत्महत्या की दर क्यों बढ़ रही है। सामाजिक रूप से आपका हमारा जागरूक होना जरूरी है कि आप एलन से लेकर जो भी कोटा में जितनी बड़ी इंस्टीट्यूट है सबकी फीस चेक कर लेना। 2 लाख रुपए के आसपास फीस है, 1,70 से लेकर 2,20 तक फीस चलती है, 1.5 लाख से कम फीस नहीं है, 1 साल की फीस है। फिर कोटा के अंदर 1 महीने का रहना खाना हॉस्टल पढ़ाई के खर्चे 10,000 रुपए के अलग से बैठते हैं। तो एक लड़का के पिताजी 2 लाख रुपए फीस देते हैं, 1.5 लाख रुपए उसका सालाना खर्चा बैठता है। ढाई तो सॉरी 3.5 लाख रुपए खर्च करने के बाद उसका माता पिता अपेक्षा करता है मेरा बेटा अच्छी रैंक लेके आएगा। एक्चुअल की व्यवस्था क्या है कि 10 लाख बच्चों के बीच में 10,000 आईआईटी की सीटें, 10-15,000 पीएमटी की सीटें, तो बाकी बच्चों को फेल होना पड़ता है। वो फेल होने की वजह से सुसाइड नहीं करते, क्योंकि आप हम भी सालों से फेल हो रहे हैं, आप और हमने कभी सुसाइड नहीं की। वो फेल इसलिए होते हैं कि पिताजी 3.5-4 लाख रुपए जो खर्च कर रहे हैं 1 साल की उसकी शिक्षा पर, तो उसके पिताजी उस पर सामाजिक रूप से दबाव डालते हैं कि बेटा इतना पैसा लग रहा है, तुम्हें ये आईआईटी में अच्छी पढ़ाई करके सिलेक्शन लेना ही है। और वो उस पैसे की वजह से आर्थिक दबाव में आ जाता है और वो ऐसे फैसले ले लेता है जो उसको नहीं लेना चाहिए। यही अगर एलन की फीस बाकायदा, अगर मैं मानता हूँ आप एक फैकल्टी उपलब्ध करा दो, पढ़ा तो 4 घंटे ही रहो, 3 घंटे रहो, और 20-30 हजार रुपए में भी ये चीज फिजिक्स वाला जैसा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पढ़ा रहा है, अच्छा फिजिक्स वाला अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कहता कि फिजिक्स वाला कम फीस ले रहा है, कल को वो भी ज्यादा लेगा, क्योंकि उसको मार्केट में आना है। तो वो कोटा आके उसने 30,000 फीस कर दी, वो भी 60-70 हजार रुपए लेते हैं। तो कोई भी अनअकेडमी हो, फिजिक्स वाला हो, जितने भी लोग अगर 50,000 30,000 में पढ़ा पा रहे हैं तो एलन भी 50,000 में 30,000 में पढ़ा सकता है। फीस कम होती तो बच्चे दबाव फील नहीं करते, वो स्किप कर देते कि पिताजी मैं साल भर पढ़ने के बाद नहीं कर पाया, अब मैं कुछ और कर लूंगा। पर वो बच्चा पैसे की वजह से आर्थिक दबाव में आ जाता है। आज अगर आपके पिताजी आपकी तैयारी के लिए 5 लाख रुपए साल के खर्च कर रहे होते और 2-3 साल में आप सिलेक्शन नहीं दे पाते, तो आपको भी दुख होता है कि मेरे पिताजी के 15 लाख खर्च करवा दिए, और आप भी ऐसे अनैतिक कदम उठाने की तरफ बढ़ते। तो ये एक व्यवस्था है जिसका थोड़ा सा सुधार के लिए ओपिनियंस की बात होती है। तो मेरा एक ही ओपिनियन रहता है कि आप फीस और हॉस्टल फैसिलिटी दोनों की पैसे कम करवाइए। दोनों की चीज व्यवस्था अगर सरकार कर दे कि फीस किसी भी हालत में कोई भी कोचिंग संस्थान 50,000 से ज्यादा नहीं लेगा, सरकार ऐसा प्रोविजन कर दे, तो निश्चित रूप से बच्चों के खर्चों में कम आएगी, बच्चे आर्थिक दबाव फील ना करेंगे। क्योंकि एक आम परिस्थिति से आने वाला व्यक्ति 3.5 लाख रुपए फीस अफोर्ड नहीं कर सकता एक बच्चे की, जबकि 2 बच्चे 3 बच्चे हर किसी के होते हैं, 10 लाख रुपए तो फीस में चली जाती है। तो ये एक व्यवस्था है, इसी व्यवस्था को मैं चाहता हूं कि कम फीस में अच्छी फीस में एजुकेशन मिले। तो जो भी सर्वेक्षण में राय निकल के आती है उस राय को एफटीएससी एक्ट में सुधार के रूप में लागू करेंगे। आपका थोड़ा सा समय जाया हुआ, स्किप कर दिया करो, किसी को पसंद नहीं है, किसी को लगता है कि ये समय जाया करना, आगे बढ़ जाया करो, कोई इशू नहीं है। उस क्षेत्रों की पहचान करना जहां एफटीएससी के सदस्यों पर अत्याचार होने की संभावना, और ऐसे उपाय करना जो सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। ऐसे कोई क्षेत्र जहां एफटीएससी पर ज्यादा अत्याचार होते हैं और ऐसे क्षेत्रों में एफटीएससी के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का राज्य सरकार का कर्तव्य होगा। तो कोई प्रॉपर क्षेत्र जहां दलितों पे ज्यादा अत्याचार होते हैं, उनके अत्याचार से सुरक्षा के लिए क्या प्रोविजन कर सकते हैं, वो राज्य सरकार ऐसी सुरक्षा व्यवस्था करेगा। तो ये कुछ प्रोविजन है जो राज्य सरकार करेगा, केंद्र सरकार के रूल के अधीन रहते हुए करना है, रूल जो बनाए उनके अधीन रहते हुए। सब सेक्शन 3 बात करता है केंद्र सरकार ऐसे उपाय करेगी जो उपधारा 1 के अधीन राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों से समन्वित करने के लिए आवश्यक हो। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसे उपाय कर सकती है जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किए गए उपायों से समन्वय करने के लिए आवश्यक है, कि राज्य सरकार ये कर रहा है और केंद्र सरकार जो चीज कर रहा है, दोनों में कोऑर्डिनेशन बना रहे, इसके लिए कोई प्रोविजन केंद्र सरकार कर सकती है कि राज्य सरकार के साथ हम भी एफटीएससी एक्ट के प्रोविजन को लागू करने के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म बनाए, ताकि हमारे दोनों के सरकारों के कार्यों के बीच में सामंजस्य बना रहे। केंद्र सरकार प्रत्येक वक्त संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर इस धारा के उपबंधों के अनुसरण में स्वयं उसके द्वारा और राज्य सरकार द्वारा किए गए उपायों की एक रिपोर्ट रखेगा। तो केंद्र सरकार हर वर्ष एफटीएससी एक्ट की धारा 21 के अधीन राज्य सरकार ने क्या उपाय किए,
उसकी एक रिपोर्ट बनाएगा और रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार उसको संसद के सामने पटल पर रखेंगे, संसद के दोनों सदनों के सामने रखे जाएंगे कि साल राज्य सरकार ने एफटीएससी एक्ट के प्रोविजन को लागू करने के लिए धारा 21 के अधीन ये प्रोविजन किए हैं। तो धारा 21 इजीली समझ में आ गई होगी, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई दिक्कत है। ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू एंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को एंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी होगी? तो सब्जेक्ट टू सच रूल एट द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक इन दिस बिहाफ। इसके बिहाफ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रूल बनाए उनको ध्यान में रखते हुए द स्टेट गवर्नमेंट शेल टेक सच मेजर्स एज में बी नेसेसरी फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट। तो राज्य सरकार इस एक्ट के प्रोविजनों को लागू करने के लिए जो भी आवश्यक मेजर्स है उनको लागू करेगी, जो भी उनको आवश्यक लगता है इस एक्ट के प्रोविजन का इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेशन कराने के लिए। उसके लिए उपधारा 2 में बताया गया है कि इन पार्टिकुलर और विदाउट प्रीजुडिस टू द जनरली ऑफ द फोरगोइंग प्रोविजन सच मेजर्स में इंक्लूड। क्या क्या हो सकते हैं ऐसे मेजर्स के अंदर? द प्रोविजन फॉर एडिक्वेट फैसिलिटी इंक्लूडिंग लीगल एड। एडिक्वेट फैसिलिटी लीगल एड को शामिल करते हुए टू द पर्सन सब्जेक्ट ऑफ एट्रोसिटी टू इनेबल देम टू अवेलेबल देम सेल्फ ऑफ जस्टिस। एफटीएससी एक्ट के अधीन जो व्यक्ति एट्रोसिटी से पीड़ित है उनको जस्टिस दिलाने के लिए, जस्टिस अवेलेबल करवाने के लिए जो भी एडिक्वेट फैसिलिटी उपलब्ध करा सकती है वो कराएगी स्टेट गवर्नमेंट। उसमें लीगल एड भी एडिक्वेट फैसिलिटी में शामिल होगा। For the provision of travelling and maintenance expenses to witness, including the witness of atrocities, the provision of travelling and maintenance expenses to witnesses, including the victim of atrocities, during investigation and trial of offence under this act। तो इस एक्ट के अधीन अफेंस की ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन के दौरान विटनेस को और विटनेस के अंदर विक्टिम है जो एट्रोसिटी का शिकार रहा, उन दोनों को ट्रेवलिंग और मेंटेनेंस के एक्सपेंसेज के संबंध में स्टेट गवर्नमेंट प्रोविजन करेगी कि उनको ट्रेवलिंग और मेंटेनेंस कहां से दिलाया जाएगा, कैसे उनके लिए उपबंध किया जाएगा, ये प्रोविजन करेगी। और क्या प्रोविजन करेगी स्टेट गवर्नमेंट? प्रोविजन करेगी प्रोविजन टू द इकोनॉमिक एंड सोशल रिहेबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ द एट्रोसिटीज। तो जो विक्टिम है एट्रोसिटी का शिकार है उसके सोशल और इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन के लिए प्रोविजन स्टेट गवर्नमेंट करेगी। फोर्थ, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर फॉर इनिशिएटिंग एंड एक्सरसाइजिंग सुपरविजन ऑफ ओवर प्रोसिक्यूशन फ्रॉम द कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के प्रोविजन के कंट्रावेंशन ना हो, जब प्रोसिक्यूशन चल रहा हो तो उसके सुपरविजन के लिए और उसके इनिशिएशन के लिए जो भी ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि अपॉइंट करना चाहिए, जो पूरे मामले का सुपरविजन करे और पूरे मामले का देखे कि क्या कार्यवाहियां स्टार्ट हो गई है, आरंभ हो गई है, इनिशिएट कर दी गई है कार्यवाहियां, और कार्यवाहियां का प्रॉपर किस प्रकार से चल रही है, उसके सुपरविजन के लिए कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। टू सेटिंग अप ए कमिटी of committee at such appropriate level of aid the state government may think fit to assist the government in formulation or implementation of such measures। इस एक्ट के प्रोविजन को लागू करने के लिए, इस एक्ट के मेजर्स का, इस एक्ट के अधीन जो गवर्नमेंट ने मेजर्स बनाए उनका इम्प्लीमेंटेशन को देखने के लिए, फॉर्मुलेशन को देखने के लिए स्टेट गवर्नमेंट हर एप्रोप्रिएट लेवल पर कमेटी को सेटिंग कर सकती है, कमेटी की एस्टेब्लिश कर सकती है, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या ब्लॉक लेवल पे कमेटी एस्टेब्लिश करनी है। वो कमेटी सिर्फ एफटीएससी एक्ट के प्रोविजन का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा, फॉर्मुलेशन कैसे हो रहा, उसको देखेगी। किसी भी लेवल पे जहाँ स्टेट गवर्नमेंट को नेसेसरी लगती है वो ऐसी असिस्ट करने के लिए कमेटी का एस्टेब्लिश कर सकती है। 6. Provision for the periodic survey of the working of the provision this act।
इस एक्ट के प्रोविजन किस प्रकार से वर्क कर रहे हैं उनके संबंध में टाइम टू टाइम सर्वे करवाया जाएगा, पीरियोडिक सर्वे का प्रोविजन किया जाएगा विद ए व्यू टू सजेस्टिंग मेजर्स, जिसमें सजेशन का भी मेजर होगा कि इस एक्ट के प्रोविजन को और ज्यादा बेटर इंप्लीमेंटेशन कैसे किया जा सकता है इस एक्ट के प्रोविजन का, उसके लिए सजेस्टिंग मेजर भी उसमें शामिल होंगे। कोई भी व्यक्ति सजेशन दे सकता है कि इस प्रकार के सजेशन के द्वारा हम इस एक्ट के प्रोविजन को ज्यादा अच्छे से लागू कर सकते हैं। सेवंथ, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द areas where the member of FT and SC are likely to be subjected to atrocities and adoption of such measures so as to ensure safety for such members। ऐसे एरियो को आइडेंटिफाई करना जहां FT-SC के मेंबर के साथ एट्रोसिटीज के अफेंस ज्यादा हो रहे हैं और वहां उनकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए ऐसे मेजर एडप्ट करना जो FT-SC के मेंबर्स जिनको एट्रोसिटीज के शिकार है उनकी सेफ्टी के लिए जो भी मेजर्स अप्लाई कर सकते हैं उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट प्रोविजन करेगी कि ऐसे लोगों को सिक्योर रखा जा सके, सेफ्टी के प्रोविजंस वहां पर इंश्योर किया जा सके ऐसे पीड़ितों का जो FT-SC एक्ट के अधीन पीड़ित व्यक्ति है। सबसेक्शन 3 बात करता है सेंट्रल गवर्नमेंट शेल टेक सच स्टेज एज may be necessary to coordinate the measure taken by the state government under subsection 1। तो स्टेट गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के जो भी प्रोविजंस है मेजर्स है उनके साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए कुछ स्टेप्स उठा सकती है जो भी उसको सबसेक्शन 1 के अंदर लगता है कि दोनों में कोऑर्डिनेशन के लिए क्या आवश्यक स्टेप उठाने, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेप उठा सकती है। 4, the central government say every year place on the table of each house of parliament a report on the measure taken by itself or and by the state government in pursuance of the provision of this section। FT-SC एक्ट के सेक्शन 21 के प्रोविजंस का परस्यूएंस करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या मेजर अपनाई धारा 21 के प्रोविजंस के अनुसार उनकी एक रिपोर्ट बनाकर हर साल पार्लियामेंट के ईच हाउस की टेबल पर रखी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के खुद के धारा 21 के प्रोविजन को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए क्या किया उसने, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, दोनों की सालाना रिपोर्ट बनाकर पार्लियामेंट के ईच हाउस के सामने रखेगा। हर साल ईयरली रिपोर्ट होगी ऐसी कि धारा 21 के प्रोविजंस के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी ड्यूटी में क्या क्या किया। धारा 22 पढ़ लेते हैं, सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाइयों का संरक्षण। तो इस अधिनियम के अधीन किसी ने भी सद्भावना पूर्वक कोई कार्रवाई की है, कोई बात की है, उसके लिए उसके खिलाफ कोई वाद अभियोजन विधिक कार्रवाई केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सरकार के किसी अधिकारी, प्राधिकारी अन्य के विरुद्ध नहीं होगी। एक मैंने क्वेश्चन पूछा था बस के ड्राइवर से रिगार्डिंग अभी आर्म्स एक्ट के थेफ्ट में, वहां बच्चे इस सेक्शन को रेफर कर रहे थे कि सर वो बस का ड्राइवर सद्भावना पूर्वक पार्सल ले गया था, उसमें आर्म्स निकल आया तो उसको धारा जो भी है सद्भावना पूर्वक कार्रवाई के संरक्षण के लिए उसके अंतर्गत छूट मिलेगी। तो मैं उनको क्लियर कर देना चाहता हूँ ये धारा क्यों बनी है। ये धारा इसलिए नहीं बनी है कि किसी व्यक्ति ने कोई कार्य कर दिया उससे उसको छूट मिल जाए अगर उसकी नॉलेज में नहीं था, कि केंद्र सरकार का कोई अधिकारी किसी व्यक्ति के खिलाफ FT-SC एक्ट का मामला दर्ज कर लेता है और बाद में मान लो वो मामला साबित नहीं होता और वो व्यक्ति केंद्र सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध वाद लाता है कि सर इसने मेरे को झूठा FT-SC एक्ट के मामले में फंसाया, तो धारा 22 उस केंद्र सरकार के अधिकारी को रिलीफ प्रदान करेगी कि उस व्यक्ति ने यदि सद्भावना पूर्वक वो कार्रवाई इनिशिएट की होगी और उसी के अधीन कार्रवाई की होगी, द्वेषपूर्ण भावनाओं के तहत कार्रवाई नहीं की होगी उस व्यक्ति के विरुद्ध, तो सद्भावना पूर्वक उसने कार्रवाई की तो उसके लिए उसको संरक्षण देगी धारा 22, उसके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया जाएगा, ना उस पर मानहानि का कोई मुकदमा चलेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का कोई अधिकारी या सरकार का कोई भी अधिकारी है उसके द्वारा सद्भावना पूर्वक या किसी अन्य व्यक्ति में कि मैंने एक मामला देखा, मैं एक पिक्चर को रेफर करूंगा यहाँ पर, देखो मेरे उदाहरण थोड़े से अलग। एक धमाल पिक्चर में ढोल होगी शायद वो पिक्चर, उसमें बार बार जो गोटी कल्टी मार का वो डायलॉग देते हैं, तो
तो वो क्या करते हैं कि एक बार जैसे बार बार बचाओ बचाओ चिल्लाने की कुछ आवाज आती है वेन के अंदर, और वो झट से वेन के पीछे बाइक लगाकर वेन को रुकवा लेते हैं, वेन में से आदमियों को उठाकर मारपीट करते हैं। उनको लगता है कि ये किडनैपिंग करके ले जा रहे थे और किडनैपिंग से बचाने के लिए। और जैसे सबको मारपीट करने के बाद एक व्यक्ति देखता है वेन में प्रेग्नेंट महिला है, तो वो कहता है गोटी कल्टी मार और भाग जाओ। तो सेम ऐसे ही प्रोविजन धारा 22 के अंदर जो सद्भावना पूर्वक किसी व्यक्ति के लिए आपने कार्रवाई कर दी। जैसे मैंने किसी घर के अंदर देखा कि कोई व्यक्ति था एफटीएससी का, उससे कोई गाली गलौज कर रहा था, पर जो व्यक्ति गाली गलौज कर रहा था उसको मालूम नहीं था ये व्यक्ति एफटीएससी का। वो नॉर्मल बिहेवियर में जैसे कोई गलत कार्य होने पर गाली गलौज करता है वैसा करता है। और मैंने उसके संबंध में एफआईआर दर्ज करा दी, सूचना दे दी पुलिस को कि ए नामक व्यक्ति से, उसका मालिक है जिसकी दुकान पे ए नामक व्यक्ति कल ही काम पर लगा है, वो मालिक के द्वारा ऐसे शब्दों का उपयोग किया जो एफटीएससी एक्ट के अधीन मामला बनता है। मैंने कार्रवाई कर दी और मैंने सूचना दे दी, पुलिस ने एफसी एक्ट के धारा 3 के अंदर गाली गलौज करने का मामला दर्ज कर लिया। बाद में वो व्यक्ति कहता है कि सर मैंने तो कल ही ज्वाइन किया था और मेरे मालिक को भी पता नहीं है, या फिर ऐसा मामला है कि मैंने तो सर आज सुबह ही ज्वाइन किया था और मैंने कहा सर मेरे को बहुत भूख लग रही है, मैं दिन भर आपके दुकान पर बर्तन मार दूंगा, चाय की दुकान है तो चाय की कप धो दूंगा, आप मुझे 100 रुपए दे दो, मुझे आज दिन भर का खाने की मेरी व्यवस्था हो जाए। इस आधार पर मालिक ने रख लिया और उसने 2-4 कप फोड़ दिए, तो मालिक गाली गलौज कर रहा था। तो मालिक को पता नहीं था ये एफटीएससी एक्ट का मामला का व्यक्ति है, और उसने जो गाली गलौज करी वो एफटीएससी एक्ट के अधीन नहीं आएगी, क्योंकि आप किसी को अपमानित कर रहे हो उसकी जाति जानते हुए और फिर जाति के नाम से गाली गलौज कर रहे हो, तो एफटीएससी एक्ट का मामला। पर मैं जो देख रहा था मुझे पता था कि वो व्यक्ति एफटीएससी एक्ट के अंतर्गत आएगा मामला, और मैंने रजिस्टर करा दिया। और वो व्यक्ति कहता था सर मेरे खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं किया था इन्होंने, और वो मामला रफा दफा हो जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल हुआ उसने कह दिया सर इनको मेरी जाति पता नहीं थी, उस व्यक्ति ने भी कह दिया जिसने गाली निकाली मुझे जाति पता नहीं थी, मामला रफा दफा हो गया। पर वो व्यक्ति जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई वो मेरे से रंजिश रखकर मेरे पर मानहानि का मुकदमा कराता है कि इसने हमारे खिलाफ झूठी रिपोर्ट दी थी। तो मैं संरक्षण मांग सकता हूँ धारा 22 का कि सर मैंने सद्भावना पूर्वक, मुझे लगा कि एफटीएससी व्यक्ति के साथ धारा 3 का अपराध हो रहा है इसलिए मैंने सूचना दी थी, मेरा उस व्यक्ति से कोई दुश्मनी नहीं है और मैंने जो कार्रवाई की थी वो सद्भावना पूर्वक की थी। तो धारा 22 रिलीफ किसको देती है? किसी ने एफटीएससी एक्ट के अधीन सद्भावना पूर्वक कोई गवाही दे दी, कोई सूचना दे दी जिसके बारे में उसने मिथ्या या भ्रम, जो जिसके बारे में उसने कोई भ्रम के अधीन दी है, वो जानता नहीं था कि ऐसी जानकारी मैं दे रहा हूँ ये मिथ्या है, बाद में वो जानकारी अफवाह निकल आती है, मिथ्या निकल आती है, तो वो धारा 22 का रिलीफ ले सकता है। केंद्र सरकार का कोई अधिकारी भी ले सकता है, राज्य सरकार का कोई अधिकारी वगैरह भी रिलीफ ले सकता है। तो धारा 22 का प्रोविजन समझ में आ गया होगा। धारा 23 की हेडिंग, यहाँ भी हेडिंग पढ़ लेना, धारा 23 की भी हेडिंग पढ़ लेना कि केंद्र सरकार, बस ये धारा उपधारा 1 पढ़ लेना, केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना धारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए रूल बना सकेगी। तो नियम बनाने की शक्ति के आगे लिख लेना केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति, हेडिंग पढ़ना ये छोड़ देना, केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति। आ जाओ बेटा बेटो, मैं उजाला कर देता हूँ, रुकना बॉस। हाँ, तो 23 में हेडिंग पढ़ लेना, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति है। इंग्लिश और देख लेते हैं इनका। धारा 22 प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन द फेथ, गुड फेथ। इसकी हेडिंग 22 की सफिशिएंट है, ज्यादा अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है। नो सूट, नो प्रोसिक्यूशन, नो अदर लीगल प्रोसीडिंग लाई अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, against the state government, against any officer of central and state government, any authority of central and state government, and any other person for anything which in good faith done। किसी व्यक्ति ने सद्भावना पूर्वक इस अधिनियम के अधीन कोई भी कार्य कर दिया और गुड फेथ या गुड इंटेंशन के साथ किया है, तो उसके विरुद्ध किसी प्रकार का सूट, कोई प्रोसिक्यूशन, कोई लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं की जा सकेगी, ऐसा धारा 22 में प्रोविजन किया गया है। धारा 23 हेडिंग सफिशिएंट है कि पावर टू मेक्स रूल, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल गजट मेकिंग रूल्स,
टू कैरी आउट द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के प्रोविजन को अच्छी तरह से लागू करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है, जिनको FTSC रूल कहा जाएगा। बाकी आपको सबसेक्शन 2 पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में एक शेड्यूल दे रखी है। शेड्यूल धारा 3 के उपधारा 2 के 5A प्रोविजन पर आती है। 3 के उपधारा 2 के 5A, जो क्या बात करता है कि किसी FTSC के व्यक्ति के विरुद्ध नॉन FTSC का पर्सन IPC के अधीन अनुसूची जो दे रखी है, अनुसूची में जो अपराध बता रहे हैं, वो कोई अपराध करता है तो उसको IPC के अधीन जो सजा है वो सजा दी जाएगी। ऐसा आपकी धारा 3 की उपधारा 2 का 5A प्रोविजन बात करता है कि इस FTSC एक्ट के अधीन जो अनुसूची दे रखी है, उस अनुसूची में कोई अपराध है, उन अपराध को अगर किसी FTSC के व्यक्ति के विरुद्ध नॉन FTSC व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो उसको IPC के अधीन जो सजा होगी वो सजा दी जाएगी। क्या क्या अपराध है अनुसूची में कि आप किसी के विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र करते हो, 120B 120A या 120B दोनों करते हो, ठीक है। विधि विरुद्ध जमाव करते हो, 141 142 विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य होते हो। विधि विरुद्ध जमाव के लिए दंड का प्रोविजन 144 145 146 147 148। तो 141 से लेके 148 के प्रोविजन धारा 217 319 320 323 324 ये सारे प्रोविजन करते हो के अधीन कोई अफेंस करते हो, मतलब आपने IPC का कोई अफेंस किया FTSC के व्यक्ति के विरुद्ध नॉन FTSC पर्सन होते हुए, तो आपको IPC के अधीन भी दंडित किया जा सकता है। IPC में जो बंद है उसके अधीन, पर एक ही कार्य है वो IPC के अधीन भी आता है, FTSC एक्ट के अधीन भी आता है। तो जहां ज्यादा उसके लिए सजा बता रखी है उसी एक्ट के अधीन उसको डील किया जाएगा। इंग्लिश में भी वही है। अच्छा, यहाँ 324 तक ही दे रखा है, 325 भी है और भी है। 324 के बाद यहाँ 325 326B AC.1 की बात कर रहा है। 332 पब्लिक सर्वेंट के ऊपर ग्रीवियस वॉलेंट्री उसको हार्ट कॉजिंग करते हैं। 341 रोंगफुल रेस्ट्रेंट के लिए बात करता है। 354 असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमन टू इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी, उसकी मोडेस्टी को आउटरेज करने के इंटेंशन से वुमन के ऊपर क्रिमिनल फोर्स या असोल्ट करना। 354A, ठीक है। सेक्सुअल हरेसमेंट 354B, वुमन को डिसरोब करने के इंटेंशन से वुमन के ऊपर क्रिमिनल फोर्स या असोल्ट। 354C वॉयरिज्म की बात करता है। 354D स्टोकिंग की बात करता है। तो चारों ये महिला से संबंधित है। इसको आप धारा 3 के W प्रोविजन से भी जोड़ के देखना, जब महिला के साथ कोई लैंगिक आशय से छेड़छाड़ करता है, शरीर को टच करता है, वहां से आप 354 और 354A दोनों को वहां लागू कर सकते हो। पर जहां अफेंस के लिए पनिशमेंट ज्यादा होगा वहीं पनिशमेंट दिया जाएगा। 359 किडनैपिंग, 366 पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग, 365 एबडक्टिंग के लिए एक किडनैपिंग और एबडक्टिंग इंटेंट सीक्रेटली और रॉन्गफुली फॉर कन्फाइंड पर्सन। 376B 376C 447 506 509 इन सभी के अंदर कोई अफेंस किया जाता है FTSC पर्सन के साथ किसी नॉन FTSC पर्सन के द्वारा, तो वो IPC के अधीन जो अपराध का प्रोविजन अपराध है, जो दंड है, उस दंड का भागी होगा। ऐसा लिखा हुआ है धारा 3 की FTSC एक्ट की धारा 3 की उपधारा 2 के प्रोविजन 5A के अंदर। तो आप अनुसूची को देख लेना कौन कौन से अपराध है, ऊपर से अपराधों के सेक्शंस याद कर लेना कि 326 है, 332 341 354 ABCD ये सारा प्रोविजन लागू कर लेना। कुछ हिंदी में दे रखे हैं तो हिंदी वाले भी देख लेना, ठीक है। इंग्लिश वाली भी ये टेबल थोड़ी सी देख लेना, सेम ही है यहाँ तक 325 तक, पर हिंदी में कंप्लीट नहीं दी है टेबल। मानवीय गलतियां हो जाती है जब स्लाइड बना रहा होता है हमारा साथी, तो ऐसी मानवीय गलतियां चलती रहती है। किसी बच्चे का 1-2 क्वेश्चन थे, मैं देख लेता हूँ मोबाइल में ताकि उनको सोल्व आउट कर दूं यहीं पे।
देखो आज FTSC एक्ट फ्री हो गया है, कल एक्साइज एक्ट शुरू करूंगा, मैक्सिमम पॉसिबल है कल कर दूं, पर हो सकता है कल मैं ट्रेवलिंग में रहूं तो कल नहीं कर पाऊं, तो परसों करूंगा। आप एक्ट को तैयार कर लेना, लगभग मैं 11-12 तारीख के आसपास आपका नेक्स्ट टेस्ट के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ, 10-11 तारीख के आसपास। 15A का 5 समझ नहीं आया, किसी ने पूछा है कि 15A का 5 समझा दो, तो मैं क्लियर करके चलते हैं 15A के 5 में क्या लिखा हुआ है। कोई पीड़ित या उसका डिपेंडेंट है, वो अधिनियम के अधीन जब भी जमानत होगी, कोई उन्मोचन होगा, कोई निर्मुक्ति होगी, पेरोल होगा, दोष सिद्ध होगी, दंडादेश होगा, या कोई भी कार्रवाई है उसके संबंध में बहस कर सकता है, लिखित तर्क फाइल कर सकता है। इसको प्रोविजन को इसमें समझाने के लिए विशेष रूप से कुछ नहीं है, फिर भी मैं क्लियर कर देता हूं, कोई बच्चे ने पूछा है तो, कि मान लो कोई व्यक्ति की जमानत के लिए बहस चल रही है, वहां जमानत, जज साहब को लगता है कि इसको जमानत देनी चाहिए, तो आप तर्क रख सकते हो कि सर इस व्यक्ति के कारण मेरे पिताजी पर अत्याचार हुए हैं, पिताजी के अत्याचार के कारण पिताजी ने पूरा गांव छोड़ दिया है, गांव छोड़कर वो शहर में रह रहे हैं क्योंकि गांव के लोग उनके साथ अजीब बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि वो FTSC के व्यक्ति हैं, उनको गांव में अपमान किया गया, इसलिए उनको गांव छोड़ना पड़ा। उनके गांव छोड़ने से न केवल पिताजी पीड़ित हैं, बल्कि हमारी शिक्षा छोड़ के हमें भी गांव छोड़ना पड़ रहा है, मेरी माँ जो रोजगार कर रही थी वो छोड़ना पड़ रहा है। तो आप इस अपराध को सिर्फ FTSC एक्ट के अधीन एक विक्टिम का अपराध मत देखो, इस विक्टिम के साथ साथ हम डिपेंडेंट पूरा परिवार इस पर देखो कितना प्रभावित हुआ है, और मेरा निवेदन है कि जज साहब आप इसको जमानत ना दो। तो पीड़ित और पीड़ित का आश्रित कोई भी जब जमानत की कार्रवाई चल रही हो, चाहे पेरोल दे रहे हो, उन्मोचन दे रहे हो, किसी को दोष सिद्ध कर रहे हो, तो आप ज्यादा ऐसे ही आप प्रोविजन पेश करके अपने बहस में तर्क पेश करके ज्यादा सजा की डिमांड कर सकते हो, इसको बेल मत दो ऐसी डिमांड कर सकते हो। ये धारा 15A का प्रोविजन सब सेक्शन 5 प्रोविजन करता है कि आप लिखित में भी कुछ स्टेटमेंट फाइल कर सकते हो तर्क के रूप में कि आप जो ये चीज कर रहे हो ये गलत कर रहे हो सर, ये एक्चुअल चीज ये थी। तो जो भी आप तर्क लिखित में करना चाहो या मौखिक बहस करना चाहो, तो पीड़ित और उसका आश्रित को ऐसा करने का अधिकार होगा। वो पीड़ित उसका आश्रित मौखिक में कोई पक्ष न्यायालय के समक्ष या लिखित में कोई भी तर्क न्यायालय के समक्ष रख सकता है। क्लियर हो गया होगा। मैं क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। केस लॉज के संबंध में भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये अधिनियम, मैंने 4 अधिनियम पढ़ाए हैं। राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन में अभी कोई नए केस नहीं है, क्योंकि 2022 का जो 1992 वाला एक्ट था उसमें कोई केस नहीं थे। मैं 1-2 केस हैं जो बेर एक्ट में दे रखे हैं वो लिखा दूंगा, तो आप वही कहेंगे कि सर बेर एक्ट के केस लिखा दिए, वो महत्व भी नहीं रखते। 2022 के एक्ट के अधीन अभी 2-4 कार्रवाइयां चल रही है, उनमें कोई बड़ा जजमेंट आया नहीं, इसलिए वहां केस लॉज होने की संभावना बिल्कुल कम है। आर्म्स एक्ट के कुछ केस मैंने इकट्ठे करवाए हैं, FTSC एक्ट के भी कुछ केस इकट्ठे करवाए हैं। मैं लगभग 12-13 तारीख के आसपास 2-3 क्लासें लेकर तीनों एक्टों के, एक्साइज एक्ट के भी सारे केस एक साथ ही फ्री कराऊंगा, और मैं आपको उन केसों को यूज करना भी सिखाऊंगा। मैं किसी प्रॉपर धारा पर केस नहीं लिखाऊंगा, मैं उन केसों को यूज करना सिखाऊंगा कि जो केस लॉज में आपको लिखा रहा हूँ इसको पूरे एक्ट के साथ कैसे यूज किया जाता है, कब कौन सा प्रश्न आएगा, किस प्रकार का केस यूज करना, उसके रिगार्डिंग सिखाऊंगा। क्योंकि आप धारा के साथ किसी केस को बांध कर रखोगे तो वहां अगर उसी धारा पर आपने उस केस को फिट कर लिया तो एक स्टूडेंट की साइकोलॉजी सेट हो जाती है, वो कहीं अन्य जगह उस केस का रेफरेंस देना होता है वो नहीं दे पाता कि ये तो धारा इससे संबंधित है, धारा उससे संबंधित है। तो केस लॉज यूज करने का तरीका भी सिखाऊंगा, तो सारे केस लॉज एक साथ सिखाऊंगा, तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे समय चाहिए। बाकी कंटिन्यू बने रहो। राजस्थान एक्साइज एक्ट शुरू करते हैं। आजकल में मैं RJS के बेच को लेकर भी अनाउंसमेंट करूंगा, और हिंदी इंग्लिश का डिटेल सिलेबस नहीं आने पर हमें हिंदी इंग्लिश के साथ कैसे डील करना है उसके संबंध में भी बात करूंगा। 2-3 दिन के अंदर ये तीनों मैटर्स पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। थैंक यू सो मच। और ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, कभी आपको लगता है कि मैं अच्छा कार्य कर रहा हूं तो इसको 4 लोगों के बीच में पहुंचा दो, ताकि हर जरूरतमंद तक
हमारा चैनल पहुंच सके। और वो बाद में जुड़कर जब कहता है सर हमें तो 2 महीने से पता नहीं था, हमारे दोस्तों ने नहीं बताया, तो ये जनरल चीज है। आप अच्छा कार्य कर रहे हो, दूसरे का अच्छा करोगे तो आप अच्छा पाओगे, क्योंकि आप हो सकता है किसी को नहीं बताओ, अकेले पढ़ लो, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सिलेक्शन ले जाओगे। मैंने कहीं दिग्गजों को देर होते देखा है। मन साफ रखो, भगवान पर जिसकी कृपा होगी वो जाएगा। इस ऐसा नहीं है कि किसी और को बता देंगे वो हमसे ज्यादा पढ़ लेगा और वो सेलेक्ट हो जाएगा, हम रह जाएंगे। कंपटीशन है, सीटें हैं उतनी है। आप अकेले कमरे में बैठे हो इसलिए आपको लग रहा है कि हम 4 को नहीं बताएंगे, तो सब लोग अपने स्तर पे तैयारी कर रहे हैं। मन साफ शुद्ध रखो, मेहनत अच्छी करो, जिसके भाग्य में होगा वही आगे जा पाएगा। थैंक यू सो मच। शेयर कर देना अगर अच्छी लगी बात।